हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 5th मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर की गई हैं और एक आवश्यक सूचना आपके लिए कि अगर आपने विजन आईएएस के जनवरी मंथली कंपाइलेशन वाले इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर जो वीडियो मैंने बना दिए हैं, आप उसे विजिट कर सकते हो। आपका जनवरी का करंट अफेयर्स उससे कवर हो जाएगा। So let's move to the first article. It is about National Council of Applied Economic Research Land Record Services Index released. तो क्या बातें कही गई है इंडेक्स के बारे में? वैसे तो ये जो इंडेक्स रिलीज की गई है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, तो बेसिकली इट इज ए पार्ट ऑफ NCAER लैंड पॉलिसी इनिशिएटिव which was launched in 2019। और क्या एम थी इसकी? तो बेसिकली फिलिंग द गैप्स इन इकोनॉमिक रिसर्च पॉलिसी एनालिसिस एंड सिस्टमेटिक डाटा ऑन लैंड, क्योंकि आपको भी पता है ये जो लैंड बेसिकली एसेट है हमारा, कहीं ना कहीं इसके इमर्जिंग इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं लोगों के वेल मेंटेन्ड नहीं होते हैं, मोर देन वन क्लेमेंट्स लैंड के होते हैं। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक डाटा, इकोनॉमिक रिसर्च, पॉलिसी एनालिसिस के जो गैप्स है उसको फिल किए जा सके। और अगर हम बात करते हैं NCAER की, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च विच हैज रिलीज द लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स, तो ये बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक है। और क्या आउटकम्स आए हैं, क्या स्टडी आई है, तो बेसिकली समझ सकते हो कि जो नेशनल एवरेज है improved by 16.2% between the two round। तो फर्स्ट राउंड वाज 2019 एंड द सेकेंड राउंड वाज 2021। तो दोनों के बीच में 16.2% का एवरेज इंप्रूवमेंट हुआ है। और along with showing considerable progress in digitizing land records and the registration processes। काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लैंड के टॉपिक को कवर करेंगे तो ये जो डिजिटाइजिंग रिकॉर्ड्स वाला जो कंसेप्ट है इसे आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड बेसिकली दिस डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज सिटीजन्स। और हम देखेंगे इस डेमोग्राफिक में क्या बातें की गई है। लेकिन व्हाई डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इज सिग्निफिकेंट, तो आप समझ सकते हो कि ये जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट है, जैसा कि मैंने कहा था कि लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट जहां पे मोर देन वन क्लेमेंट्स आ जाते हैं, इट अकाउंट्स फॉर 60 to 70% ऑफ ऑल सिविल लिटिगेशन। समझ सकते हो 60 to 70% ऑफ ऑल सिविल लिटिगेशन आपका लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट ही होता है। एंड सच डिस्प्यूट डेफिनेटली मेक्स द टेन्योर्स यानी कि लैंड ओनर्स इज इनसिक्योर एंड क्रिएट हर्डल इन अवेलिंग लोन एंड अदर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर मोर देन वन क्लेमेंट्स है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर दस्तावेज नहीं होने के कारण या फिर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लैंड का नहीं होने के कारण टू द प्रॉपर अथॉरिटी, ये जो लैंड एक प्रकार से एसेट या कोलेट्रल के रूप में एक्ट कर सकता था, जिससे लोन मिल सकती थी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहती है। दैट्स वाई इनका जो अन्य बेनिफिट्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के क्षेत्र में मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते हैं। Along with dispute also create a sense of insecurity in the business climate, discouraging the new investment, posing a challenge to governance। तो ये सब कुछ बातें हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर। तो क्या है? तो सबसे पहली बात तो इनकम्प्लीट या इनएक्सेसिबल डाटा, क्योंकि इतने वास्ट लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल लेवल पर अपग्रेड करना कहीं ना कहीं इटसेल्फ ए चैलेंज। एलोंग विथ प्रॉपर एसेसेबल डाटा भी होनी चाहिए, जो हर व्यक्ति के, हर हाउस होल्ड के घर में हो सकते हैं, वो ना हो या फिर हो सकते हैं कि वो अपडेटेड ना हो। ये सब कुछ चैलेंजेस है। एलोंग विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लॉट्स नंबर रेंज, तो ये भी है। एलोंग विथ इससे पहले स्वामित्व स्कीम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं। इट इज सिंपली जो सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये लॉन्च की गई थी टू कन्फर्म लैंड टाइटल्स इन सोफार अनमैप्ड एंड इनहेबिटेड पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया। तो इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। और स्वामित्व स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स 2021 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देख लो डिजिटल पुश की अगर हम बात करें तो द लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स जो अभी रिलीज की गई है, किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये जो इंडेक्स फॉर्मुलेट की गई थी 2019 में विद द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ गॉजिंग द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। आप देख सकते हो टॉप 5 स्टेट जहां पर आपका
कौन अच्छे परफॉर्मर है इन द केस ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड? तो मध्य प्रदेश स्कोर द हाईएस्ट, वेस्ट बंगाल, देन ओडिशा, देन महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, ये याद रखने हैं आपको। और बॉटम स्टेट में आप देख सकते हो सिक्किम सबसे बिलो आया है, असम है, केरला है, तो आपको इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। टॉप 3 आप याद रखो और टॉप 3 बॉटम आप याद रखो, बाकी अपने आप आंसर निकल लिए जाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकती है। और हिस्टोरिकल एफर्ट अगर बात करें टुवर्ड द डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, तो आप समझ सकते हो 1987 से 88 के दौरान देयर वाज स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ इनिशिएशन चल रही थी। अलोंग विद आप 1988 टू 89 देखो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का कंसेप्ट आया था। एंड 2008 के बाद से आप देख सकते हो देयर इज ए नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम या डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये सब चलाई जा रही है टू मेक द लैंड रिकॉर्ड डिजिटल, क्योंकि काफी एक प्रकार से लैंड के क्षेत्र में काफी बाधाएं हैं, काफी ज्यादा गैप्स हैं, जो डेफिनेटली इसको भरने की जरूरत है अगर आपको लैंड का इस्तेमाल जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू के लिए अगर किया जाना है तो डेफिनेटली अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है। तो यस, ये याद रखना है कि जो लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स रिलीज की गई है, इट हैज बीन रिलीज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, रट लेना है, ये नीति आयोग ने नहीं रिलीज की है, इट हैज बीन रिलीज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। और बेसिकली इसके बारे में भी जानना जरूरी है आपको कि ये जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, ये क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक है, जस्ट लाइक नीति आयोग थिंक टैंक है, ये भी आपका इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक ही है। और ये जो टॉप 3 और टॉप 5 बॉटम में रट लेने हैं आपको। और ये जो स्वामित्व स्कीम है, इसके बारे में भी आपको पता होने चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, क्या है ये स्कीम, क्या ये रूरल इंडिया के लिए ही है या फिर अर्बन के लिए है, ये सब आपको पता होने चाहिए कम से कम। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्स 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं और आपको अच्छे से पता होने चाहिए, मिलेट्स के बारे में भी पता होने चाहिए, अलोंग विथ ये जो आपका 2023 का जो ईयर है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, ये भी पता होनी चाहिए। तो ये जो रिजोल्यूशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर करने की बात थी, बेसिकली इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया विद बांग्लादेश, कीनिया अलोंग विथ अदर नेशंस, और दिस वाज unanimously adopted by the यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एंड बात करते हैं एम ऑफ द बुक की, तो क्या एम है इस कदम के पीछे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि टू रेज अवेयरनेस एंड डायरेक्ट पॉलिसी एक्शन टू द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट कंजम्पशन, क्योंकि आपको ही पता है मिलेट्स काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट प्रदान करता है, और इसके लिए आपको अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरी होगी, पॉलिसी एक्शंस इनिशिएट करेंगे सो दैट कंजम्पशन जो है इन सब की बढ़ाई जा सके। एलोंग विथ सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि मिलेट्स जो है हमारा, ये बेसिकली सुटेबल होते हैं कल्टीवेशन के लिए अंडर एडवर्स एंड चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन एज वेल। तो ये खास बात है, एक तो ये कि आपका न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स है, दूसरा ये कि ये बेसिकली आपका कल्टीवेट हो जाते हैं अंडर एडवर्स एंड चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस एज वेल। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो अलोंग विथ और क्या है, तो ड्रो फोकस फॉर इनहैंस इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन सर्विसेज रिलेटेड टू मिलेट। तो R&D के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने हैं अलोंग विथ एक्सटेंशन सर्विसेज विच इज रिलेटेड टू मिलेट। और जब हम बात करते हैं मिलेट्स की, तो इसे आपको रटना है, मिलेट्स जो है वो ग्रुप ऑफ स्मॉल सीड ग्रासेस होते हैं, एक प्रकार से क्रॉप कहो आप, और ये वाइडली ग्रोन एज सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप का मतलब वैसे क्रॉप जो आप डेली कंज्यूम कर सकते हो अपने डाइट के लिए, फॉर ह्यूमन फूड एंड फॉडर। और 3 मेजर मिलेट क्रॉप्स जो भारत में करंटली ग्रो करते हैं, ये देख लो मिलेट्स के टाइप है। ज्वार, इसको आप सोरगम भी कहते हो, बाजरा इसको प्योर मिलेट भी कहते हैं, एंड रागी इसको हम फिंगर मिलेट भी कहते हैं। तो हमारे देश में 3 टाइप के मिलेट मिल जाते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, और इसके नाम भी है। बात करते हैं गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट। तो देयर इज एन इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रोग्राम, यानी कि INSIMP प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है टू प्रमोट मिलेट्स एज न्यूट्रिशंस। कि भाई साहब
मिलेट्स को कंज्यूम किया जाए, बिकॉज दीज आर नथिंग बट न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग सीरियल्स along with incentive through hiking MSP। तो from 2014-15 to 2020 MSPs for रागी आप समझ सकते हो 113% से हाइक अप हुआ है by 72% for बाजरा and 71% for the ज्वार। तो आप समझ सकते हो 2014 to 15 से 2020 के बीच आप देख सकते हो ये जो आपके MSPs है वो बढ़ाए गए हैं। 113% हुआ है रागी के लिए, बाजरा के लिए 72%। तो ये सब इंडिकेट कर रहे हैं गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा फोकस कर रही है मिलेट्स के कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, मिलेट्स के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। along with we have integrated cereal development programs in core cereal। तो बेसिकली आप देख लो शॉर्ट टर्म में आपके क्या ये जो आपके पावर पॉइंट्स में है, ऐसे पावर पॉइंट्स के पॉइंटर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप आसानी से रिमेंबर भी कर सकते हो। तो जो मिलेट्स है बेसिकली इट इज एन अप्रोच फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड हेल्थी वर्ल्ड। कैसे? तो आप देख सकते हो इट कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी। कैसे? तो सस्टेनेबल फूड सोर्स फॉर कम्बेटिंग हंगर इन चेंजिंग वर्ल्ड क्लाइमेट रेसिस्टेंट टू क्लाइमेट स्ट्रेस पेस्ट एंड डिजीज। तो मिलेट की खास बात तो हमने बताई ही थी कि बेसिकली ये जो है क्लाइमेट चेंज रेसिस्टेंट होते हैं, क्लाइमेटिक स्ट्रेस अगर आ भी जाए तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पेस्ट एंड डिजीज अटैक से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ मिलेट ग्रोइंग। तो ये लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता है अलॉन्ग विद न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। और आपको पता है गवर्नमेंट ना जाने न्यूट्रिशन कंजम्पशन या न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मिशन चलाती है, जिसमें पोषण अभियान हो गए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए। और यहाँ पर मिलेट जो है आपको न्यूट्रिशन का सोर्स आसानी से प्रदान करता है। तो रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, आयोडीन है और भी है। रिच इन बायोएक्टिव कंपाउंड्स, बेटर एमिनो एसिड प्रोफाइल भी है इनकी। अलॉन्ग विथ जो अन्य बेनिफिट है सेफ्टी फ्रॉम डिजीजेज, कुछ डिजीजेज जो है मिलेट को कंज्यूम करने से दूर भाग जाते हैं या फिर आकर ही नहीं करते, बिकॉज इम्यूनिटी ये प्रदान करता है अगेंस्ट दैट डिजीजेज। तो आप देख सकते हो ग्लूटेन फ्री, तो ये सब्स्टिट्यूट है फॉर व्हीट इन सीलिएक डिजीज। लो जीआई, ए गुड फूड फॉर डायबिटिक पेशेंट, समझ सकते हो है ना। तो गुड फूड है हो सकते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। कैन हेल्प टू कम्बेट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एनीमिया, कैल्शियम डिफिशियंसी। तो आप देख सकते हो कितने पॉजिटिव बेनिफिट्स ये प्रदान करते हैं। डेफिनेटली इट विल हेल्प इन फ्री फ्रॉम डिजीजेज। अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी है, बिकॉज क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप, सस्टेनेबल इनकम सोर्स ऑफ फार्मर हो सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर प्रोडक्शन, अलॉन्ग विथ वैल्यू एडिशन कैन लीड टू इकोनॉमिक गेन्स। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो हम बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली बात 2023 का जो ईयर है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि मिलेट्स के क्रॉप्स के बारे में कि क्या क्या बेनिफिट्स ये पोज करती है। मिलेट्स की जो ग्रोइंग इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो क्या है, कि जैसे ये क्लाइमेट रेसिस्टेंस क्रॉप है, इसको उतने हैवी फर्टिलाइजर केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर ग्रो। तो ये सब कुछ है। कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने जो लिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो INSIMP इनिशिएटिव है, इसके 2-3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और फिर बेसिकली हाँ ये आपको फैक्ट फाइल पता होने चाहिए मिलेट्स के, जैसे फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, सेफ्टी फ्रॉम डिजीज, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC या STs और OBCs इन लोकल बॉडीज कैन नॉट एक्सीड 50%। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। तो बेसिकली ये जो जजमेंट आई है जिसमें ये बातें कही गई है, कैंप ऑन पेटिशंस चैलेंजिंग द सेक्शन 12 क्लास 2 सब क्लास C ऑफ द महाराष्ट्र जिला परिषद एंड पंचायत समितिज एक्ट 1961। एंड इसके तहत बेसिकली मैंडेट किया गया था कि जो स्टेट है वो 27% रिजर्वेशन प्रदान कर देंगे टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल बॉडी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन है ओबीसीज की वो ओनली स्टैट्यूटरी है, अनलाइक कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो रिजर्वेशन है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही है। तो ये बात आप याद रख सकते हो। और बाकी जो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलती है वो तो आपका स्टैट्यूटरी लॉ के तहत प्रोटेक्टेड है। वो स्टैट्यूटरी लॉ कौन है आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। सो सुप्रीम कोर्ट फॉलोइंग द ट्रिपल टेस्ट which was laid down by the constitution bench of Supreme Court in K. Krishnamurthy and ORS versus Union of India and ANR 2010 केस।
तो बेसिकली इस ट्रिपल टेस्ट को फॉलो करते हुए उन्होंने कहा कि जो आपका ये जो है कि बेसिकली कि अगर आपको लोकल बॉडीज में ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व करनी है तो इससे पहले स्टेट को ट्रिपल टेस्ट जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये जो आपके ये आपने पढ़ा भी होगा ट्रिपल टेस्ट क्या होता है कि सबसे पहली बात तो लेट्स से कि ओबीसी ग्रुप के व्यक्ति का बेसिकली शेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है और भी दो फैक्टर्स होते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। Along with basically setting up dedicated commission to conduct contemporaneous rigorous empirical inquiry basically into the nature and implication of backwardness in local body। तो ये आप देख सकते हो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आपको दिया गया है कि सबसे पहले क्या देखना है आपको empirical inquiry करनी पड़ेगी into the nature and implication of backwardness in the local body along with a specifying proportion of reservation required to be provisioned local body wise in light of recommendation of the commission along with reservation shall not exceed aggregate 50% of the total seats reserved in favor of SC ST OBC taken together। यानी कि लेट्स से SC का कुछ सर्टेन परसेंटेज है, ST का कुछ सर्टेन परसेंटेज है, OBC का लेट्स से 27% है, तो ये ना हो कि मोर देन 50% हो जाए। तो ये 50% का जो कैप है वो स्टे होने चाहिए। और अगर हम बात करें आर्टिकल 243D की जो हमारे संविधान की है तो बेसिकली इट कॉल्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST एंड वुमेन इन पंचायत और ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत। ये आप रट सकते हो आर्टिकल 243D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन calls for reservation of seats for SC ST and women in panchayat or offices of chairpersons in the panchayat। Also, it empowers state legislature to make provision for reservation for the same for backward classes of citizens। रट लो ये जो backward classes of citizens है इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर किया गया। ये संवैधानिक रूप से रिजर्वेशन देने की बात नहीं कही गई, संवैधानिक रूप से रिजर्वेशन देने की बात ये आप देख सकते हो आर्टिकल 243D के तहत सिर्फ SC STs एंड वोमेन को दी गई है। ये आपने जरूर एम लक्ष्मीकांत के टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। तो ये बात है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखने हैं। तो 2021 के लिए आपको रटने हैं, ये बात याद रखने हैं कि ये जो आपका सबसे पहली बात मैं जो इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये म्यूनिसिपैलिटीज हैं इसमें SC STs या वोमेन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन की बात की गई है, लेकिन आपके जो अन्य बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स है उनके लिए रिजर्वेशन बेसिकली संविधान ने नहीं दिया है। हाँ, ये संविधान ने एम्पावर किया है स्टेट लेजिस्लेचर को कि अगर वो चाहे तो रिजर्वेशन का प्रोविजंस कर सकते हैं बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए। तो ये डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट ड्राफ्ट रेगुलेशंस ऑन एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिलीज। तो ये जो आपका ड्राफ्ट UGC है एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू ऑफर ज्वाइंट डिग्री ड्यूअल डिग्री एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेगुलेशन 2021 ये फ्रेम किए गए हैं UGC के द्वारा और बेसिकली इसे बजट 2021 में अनाउंस भी किया गया था। और ये जो है 3 प्रकार के कोलैबोरेशन की बात करता है। द फर्स्ट वन इज ट्विनिंग अरेंजमेंट, द सेकंड वन इज ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम, द थर्ड वन इज ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। तो ये जो ट्विनिंग एग्रीमेंट है तो बेसिकली इसके तहत स्टूडेंट्स बेसिकली shall be able to undertake a study partially in India and partially in the foreign higher educational institution। For example, ये जो टाई अप किए गए हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस along with foreign institution, तो लेट्स से एक इंस्टीट्यूशन भारत में एक इंस्टीट्यूशन US में है तो इस ट्विनिंग एग्रीमेंट के तहत पार्शियल स्टडी यहाँ के इंस्टीट्यूशन में कर सकता है, पार्शियल स्टडी US के इंस्टीट्यूशन में कर सकता है। ये हुआ आपका ट्विनिंग एग्रीमेंट या अरेंजमेंट। द सेकेंड वन इज ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम। इसके तहत जो करिकुलम होंगे उसको डिजाइन किए जाएंगे ज्वाइंटली by collaborating Indian and foreign higher educational institution और जो डिग्री होंगे वो अवार्ड किए जाएंगे by both with the single certificate। और जो आपका नेक्स्ट है वो है ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। तो बेसिकली क्या है ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, तो रेगुलेशन shall be conferred by Indian and foreign higher educational institution separately and simultaneously, है ना, आप समझ सकते हो, upon completion of degree requirements of both the institution। तो काफी आसान और काफी अच्छे बेसिकली प्रोग्राम्स कोलैबोरेशन लाए जा रहे हैं। क्या बेनिफिट होंगे फॉरेन कोलैबोरेशन का, तो डेफिनेटली बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंप्रूव्ड वर्ल्ड रेपुटेशन एंड रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस तो होंगे ही होंगे,
along with access materials and equipment which are not available locally and chance for emerging scientists to work with the experts, ये सब भी है। तो ये सब बेसिकली बेनिफिट्स है, और भी बेनिफिट आप इसे हाईलाइट कर सकते हो। अदर रिसेंट इनिशिएटिव समझ सकते हो, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लाई गई कॉल्स फॉर परमिटिंग क्रेडिट्स एक्वायर्ड इन फॉरेन कंट्रीज, उसे काउंट किया जाए फॉर द अवार्ड ऑफ अ डिग्री along with allowing world class university to open international branch campuses in India. Along with we have a scheme for promotion of academic and research collaboration, a SPARS scheme, and what it will do to facilitate academic and research collaboration between Indian institutions and best institutions in the world. So अब बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखने हैं। तो प्रीलिम्स के लिए एज सच आपको इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, मेंस के लिए है। और ये याद रखना है कि जो ट्विनिंग एग्रीमेंट है, ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम है, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, इट इज एसोसिएटेड विद ये जो आपका ड्राफ्ट यूजीसी ये है, इससे एसोसिएटेड है, विच वाज फ्रेम्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बस इतने याद रखने हैं। और लेट्स मूव टू ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किए गए हैं। तो क्या है ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स? सबसे पहले बात तो हु रिलीज्ड इट, ये जानना जरूरी है प्रीलिम्स के लिए। तो ये जो आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये रिलीज किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और इसमें 111 सिटीज पार्टिसिपेट किए गए हैं। एंड इट वाज रिलीज फॉर 111 यानी कि 111 म्युनिसिपैलिटीज एंड 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और अगर हम बात करें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की, तो नाम से ही पता चल रहा है, इट इवैल्यूएट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्पैक्ट ऑफ वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर द अर्बन डेवलपमेंट। और ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है पार्टिसिपेटिंग सिटीज का अक्रॉस इंडिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ उस सिटीज में क्या है, इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ ए सिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, और सिटीजन परसेप्शन क्या है उस सिटी को लेकर। तो ये सारे जानकारी आपको इस इंडेक्स में मिल जाएंगे। और ये जो फर्स्ट एडिशन है इस इंडेक्स का, ये 2018 में लॉन्च किया गया था। और ये जो MPI की बात करें यानी कि आपका म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये बेसिकली फर्स्ट टाइम लाया गया है इस साल एज एन एक्कम्पनीमेंट टू द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। और बेसिकली क्या करता होगा ये म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये एसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन म्युनिसिपैलिटीज बेस्ड ऑन देयर डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शंस, यानी कि जो उनके फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को अच्छे तरह से परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, कितने करते हैं, क्या एफिशिएंसी, इन सब के आधार पर बेसिकली एसेस एंड एनालाइज किए जाते हैं। Along with it covers 20 varied sector, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, वाटर एंड वेस्ट वाटर है, स्वच्छ भारत, ये जो SWN एंड सैनिटेशन है, रजिस्ट्रेशन एंड परमिट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सब आपके 20 वेराइड सेक्टर, ये सेक्टर्स को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद ये रखने हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और बेसिकली ये याद रख सकते हो कि जो टॉप रैंकिंग है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, तो बेंगलुरु है फर्स्ट में, और फिर पुणे है। और अगर बात करें मिलियन प्लस सिटी के कैटेगरी में, और लेस देन मिलियन सिटी कैटेगरी में कौन है, शिमला फर्स्ट आता है, भुवनेश्वर फर्स्ट आते हैं। तो और अगर MPI की बात करें तो इंदौर फर्स्ट आता है, देन सूरत, देन भोपाल, एलोंग विथ जो आपका लेस देन मिलियन कैटेगरी में आपका न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट आता है, तिरुपति एंड गांधीनगर आता है। गांधीनगर कौन से राज्य में, ये आप हमें बताइए। सो प्रीलिम्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्या याद रखने हैं कि ये दोनों जो इंडेक्स है वो रिलीज किए जाते हैं महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज, इट इज अबाउट QS यानी कि क्वेरली सीमोंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021। तो ये जो आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स लाई गई है, बेसिकली इट कैलकुलेट द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर्स की एकेडमिक रेपुटेशन क्या है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन क्या है, रिसर्च इम्पैक्ट क्या है, एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च फैसिलिटी या फैकल्टी क्या है। एंड इट एम्स टू हेल्प पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट। और 12 इंडियन इंस्टीट्यूट्स वो रैंक किए गए हैं अमंग द टॉप 100 विथ OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो आपको इस 12 इंडियन इंस्टीट्यूट्स में आ रहे हैं अमंग द टॉप 100। बात करते हैं CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन की, रट लो ये फ्लोरिकल्चर मिशन ऑफ CSIR।
तो बेसिकली ये जो आपका CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये जो मिशन है रट लेना है आपको 21 स्टेट्स में लागू होंगे, नॉट इन ऑल स्टेट्स। और इस मिशन के तहत जो अवेलेबल नॉलेज बेस है CSIR इंस्टीट्यूट्स में, उसको यूटिलाइज किए जाएंगे, लेवरेज किए जाएंगे टू हेल्प इंडियन फार्मर्स एंड इंडस्ट्री रिपोजिशन इटसेल्फ, so that import requirements को meet कर सके। तो why do we need it? तो basically we have diverse agroclimatic and idiopathic conditions, but इंडिया का शेयर देखें ग्लोबल फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर यानी कि द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, ये होता है फ्लोरिकल्चर। तो इंडिया का शेयर आप देख लो ओनली 0.6% ऑफ ग्लोबल फ्लोरिकल्चर है। एटलीस्ट 1200 मिलियन US$ वर्थ ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स आप समझ सकते हैं इंपोर्ट किए जाते हैं भारत के द्वारा। काफी कंसर्निंग इश्यू आप देख सकते हैं। 1200 मिलियन US$ वर्थ ऑफ फ्लोरिकल्चर इंपोर्ट किए जाते हैं बाय इंडिया एवरी ईयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। और फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं तो इट इज ए ब्रांच ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर concerned with growing and marketing flowers in ornamental plants and flowers arrangement. Let's move to the next one. Jharkhand tables the first outcome based budget. तो ये जो आउटकम बेस्ड बजट है ये बेसिकली मेजर करते हैं आउटकम्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड वेदर द मनी हैज बीन स्पेंट फॉर द पर्पज इट वाज सैंक्शन। और ये देख लो अंडर दिस ईच मिनिस्ट्री हैंडलिंग ए सेक्टर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट प्रिलिमिनरी आउटकम बजट to the Ministry of Finance which compile them। और ये देख सकते हैं आप दिस हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन आउटले आउटपुट आउटकम ऑफ द बजट। और आउटले में देख सकते हैं अमाउंट दैट इज प्रोवाइडेड फॉर ए गिवन स्कीम ऑफ ए प्रोजेक्ट। आउटपुट का मतलब है मेजरेबल प्रोडक्ट ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटी एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म्स। एलोंग विद आउटकम की बात करें तो इट गोज बियॉन्ड mere outputs, it cover quality and effectiveness of good services। बात करते हैं रेड राइस की। क्या है ये आपका रेड राइस? तो इट इज ए फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस वाज फ्लैग्ड ऑफ टू USA। तो फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस वो USA को भेजा गया है। और रेड राइस रट लो ये इट इज ए राइस विच इज रिच इन आयरन, याद रखना है, एंड ग्रोन इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। रट लो ये रेड राइस ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम विदाउट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, लोकली नोन एज बाओ धान, ये भी रट लो। दिस राइस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ असमीज फूड। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आप लोगों को पसंद आई है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।